तो कैसे हैं दोस्तों आप। आज हम इंटरप्रिटेशन में एक इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो अहम टॉपिक है एजुजडम जनरस। जनाब, एजुजडम जनरस ये टर्म पहले तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप इसकी हकीकी तौर पर मीनिंग से आशना है? अगर नहीं है तो ये लेक्चर आपके लिए ही है। परेशान नहीं हो, मैं आसान अल्फाज में कुछ ही मिनट में आप लोगों को समझाऊं। इससे पहले कि आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन की दूसरे प्रिंसिपल रूल्स नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं, ताकि हकीकी मानों पे ये एजुजडम जनरस का ये प्रिंसिपल भी आप लोगों को समझ आ जाए। तो चलिए जी, सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। एजुजडम जनरस एक ही किस्म, एक ही जुमरे में, एक ही नोयत के चीज़ को कहते हैं एजुजडम जनरस। ये इसकी लेटरल मीनिंग है द सेम काइंड, a thing which is of same kind, of same nature are coming under same category। और इसकी डेफिनेशन हमारे पास है, इट इज़ अ रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन का एक रूल है। देखो, इंटरप्रिटेशन हमारे पास है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कि भाई अगर किसी लेजिस्लेशन, कोई भी लेजिस्लेशन करता है, उसकी जो लेजिस्लेशन है उसकी इंटरप्रिटेशन कोर्ट करती है। कोर्ट किस तरह करेगी, उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह करेगी, होना तो ये चाहिए कि भाई लेजिस्लेशन जो है उसने कानून बनाया है वही उसको इंटरप्रेट करे, क्योंकि वही हकीकी मानों में इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। लेकिन लॉ ने कहा है नहीं जनाब, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन में कानून हमें ये कहता है कि भाई अदालत का काम है कि भाई वो लेजिस्लेशन की इंटेंट को डिराइव करे। तो उसके डेरिवेशन के लिए किस तरह डिराइव करें, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल हमारे पास दिए गए हैं। इनमें एजुजडम जनरस भी एक प्रिंसिपल है जो हमें ये कहता है कि भाई ये कुछ लिमिटेशन क्या करता है, कुछ बार लगाता है कोर्ट पर कि भाई वो किसी भी वर्ड्स को, किसी भी स्टैट्यूट के किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करते वक्त हकीकी मानों में लेजिस्लेशन के इंटेंट को आपने, मंशा को आपने क्या करना है, वाज़ा करना है, न कि आप बियॉन्ड्स किसी वर्ड्स के जाएं। उसमें यह कह रहा है कि भाई अगर किसी वर्ड्स, किसी भी प्रोविजन में कोई स्पेसिफाइड वर्ड्स यूज़ हुए हैं, कोई ख़ास क्लास के लोग मेंशन हैं, तो फिर आप उसके साथ कोई जनरल वर्ड्स यूज़ हुआ है, जनरल वर्ड्स यूज़ हुआ है, तो आप उस जनरल वर्ड्स को इस अंदाज में इंटरप्रेट करें कि भाई वो उस स्पेसिफाइड वर्ड के क्लास, उसकी कैटेगरी से बाहर ना जाए। किस तरह, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। It is a rule of construction that when a list of specified items belonging to the same clause is followed by general words, the general words are to be treated, to be interpreted as confined to the other items of the same clause। इसकी डेफिनेशन ये है कि भाई अगर किसी स्टैट्यूट की किसी प्रोविज़न में कोई ख़ास किस्म के लोग, ख़ास कैटेगरी के चीज़ें मेंशन हैं, तो फिर उस ख़ास और उसके साथ एक जनरल वर्ड यूज़ हुआ है। जनरल वर्ड्स आम क्यों यूज़ होता है कि स्टैट्यूट में ऐसा होता है कि भाई हर एक चीज़ को मेंशन नहीं करते, कुछ चीज़ें देते हैं उसके साथ एनी अदर थिंग या एनी अदर मैनर या एनी अदर प्लेस, इस तरह वर्ड्स यूज़ होते हैं। ये जनरल वर्ड्स यूज़ होते हैं, जनरल वर्ड्स या जनरल फ्रेजेस इसको कह सकते हैं, ये यूज़ हो हैं। तो ये जनरल फ्रेजेस अगर किसी स्पेसिफाइड वर्ड के बाद यूज़ हो, तो उस जनरल वर्ड को इंटरप्रेट करते वक्त, कंस्ट्रक्ट करते वक्त उसकी हकीकी मतलब जानने के लिए आप बियॉन्ड ना जाएं, आर्बिट्रली कोई इंटरप्रिटेशन ना करें, बल्कि उस स्पेसिफाइड वर्ड के कैटेगरी के बियॉन्ड ना जाएं। उसी के कैटेगरी में, उसी के ज़ुमरे में जितने भी चीज़ें आते हैं उन्हीं को आप उस क्लॉज में, उस प्रोविज़न के
मानों में लें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसके डेफिनेशन नेट में सर्च करें। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस में बैंक्स की क्या डेफिनेशन की गई, बैंकिंग कंपनी की क्या डेफिनेशन की गई है। बैंकिंग कंपनी मीन्स बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मुदारिबा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एनी अदर इंस्टीट्यूशन एंड एनी अदर इंस्टीट्यूशन। यहाँ कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स यूज हुए हैं। बैंकिंग कंपनी मीन्स मुदारिबा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, और इसी के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड एनी अदर इंस्टीट्यूशन। एनी अदर जो है ये जनरल वर्ड हुआ। अभी आप एनी अदर में आप किन किन कंपनीज को, किन किन चीज़ों को आप शामिल करेंगे, तो फिर लॉ ये जुस्डम जनरस आपको कह रहा है कि किसी ऐसी कैटेगरी के आप कंपनी को इसमें शामिल ना करें, किसी ऐसी कैटेगरी के आप बिजनेस को इसमें शामिल ना करें जो बैंकिंग के ज़ुमरे में नहीं आता, जो इस क्लास में फाल नहीं करता। तो ये बुनियादी तौर पर एजुस्डम जनरस का प्रिंसिपल है जो हमें लिमिट करता है कि भाई व्हेन यू आर इंटरप्रेटिंग एनी स्टैट्यूट, तो आप हकीकी मानों में लेजिस्लेचर के इंटेंट को आपने डिराइव करना है, जानना है, और उसी तरह किसी भी प्रोविज़न को इंटरप्रेट करना है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का कराची का एक जजमेंट है, सिंध हाई कोर्ट का, PLD 2008 के कराची 260 पेज है। द प्रिंसिपल ऑफ एजुस्डम जनरस इज दैट वेयर देयर आर जनरल वर्ड्स फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर स्पेसिफाइड वर्ड्स द फार्मर विल हैव रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग विच विल बी confined to think of the same kind as specified। कि भाई वो उसकी जो स्पेशल वर्ड है उसके बाद जनरल वर्ड यूज़ हुआ है, जैसे एज एनी अदर मैनर, एनी अदर प्लेस या एनी अदर थिंग। ये जनरल वर्ड्स हैं, उनको आप उसकी कैटेगरी में जाके क्या करें, कंस्ट्रक्ट करें, क्या करें, कोई नतीजा, कोई मतलब अखज़ करें, उसको मतलब दें, मीनिंग दें। तो चलिए इसी के साथ हमारे पास 2002 SCMR पेज है 250। इसमें एजुस्डम जनरस अप्लाइज कुछ प्रिंसिपल बयान किए गए हैं कि भाई एजुस्डम जनरस का प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई होगा। एजुस्डम जनरस अप्लाइज ओनली व्हेन द स्टैट्यूट कंटेन एन इनामोरेशन ऑफ स्पेसिफाइड वर्ड्स। स्पेसिफाइड वर्ड्स किसी स्टैट्यूट में यूज़ हुए हैं, उसके साथ जनरल वर्ड्स भी यूज़ हुए हैं, तब आप इस को क्या करेंगे, एजुस्डम जनरस का प्रिंसिपल वहाँ यूज़ होता है। द नंबर ऑफ द इनामोरेशन कंस्टिट्यूट ए क्लॉज आर कैटेगरी। नंबर ऑफ इनामोरेशन क्लॉज और कैटेगरी वो क्या करते हैं, बनाते हैं। और इसी के साथ द क्लॉज इज़ नॉट एग्जॉस्टेड बाय इनामोरेशन। जो क्लास है वो एग्जॉस्टेड नहीं है। एग्जॉस्टेड इसलिए नहीं होता, एग्जॉस्टेड वसी नहीं है, हर एक चीज़ उसमें शामिल नहीं की गई, लेकिन जनरल वर्ड यूज़ हुआ है, और उस जनरल वर्ड में आप वो बाकी चीज़ों को ले आते हैं, क्योंकि जो स्टैट्यूट बनाते हैं उस जो बनाने वाले उनकी बहुत बड़ी नीयत होती है। वो कहते हैं कि भाई कोई भी चीज़ उसकी डेफिनेशन से बाहर ना जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जो बैंकिंग का बिजनेस कर रहा हो लेकिन वो उसमें शामिल नहीं हो पाया किसी भी वजह से, लेकिन वो द सेम कैटेगरी वो फॉल करता है, वो एग्जिस्ट बाद में करेगा, लेकिन वो उस पर टैक्स, क्योंकि बैंकिंग कंपनी इस पर टैक्स बहुत हाई लगता है, या किसी और चीज़ को जो इससे बाहर ना रहे, तो उसके लिए वो जनरल वर्ड यूज़ करते हैं एज एनी अदर थिंग। तो इसलिए वो कह रहा है कि भाई वो एग्जॉस्टेड ना हो, वो एग्जॉस्ट, तो फिर वो क्या है, आप इसको ये जो एजुस्डम जनरस के प्रिंसिपल को आप यूज़ करते हैं। एंड देयर इज़ नो इंडक्शन ऑफ डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट। और जो एनी अदर वर्ड यूज़ हुआ है, जनरल वर्ड स्पेसिफाइड वर्ड के बाद यूज़ हुआ है, लेकिन लेजिस्लेचर की हिस्ट्री को भी देखा जाए, ओवरऑल एक्ट को भी देखा जाए, न कि आप बस लकीर के फ़कीर बन के आप उसी क्लास में क्या करें, किसी भी चीज़ को ले आएँ, लेकिन लेजिस्लेचर का इंटेंट कोई और है, कोई दूसरा है। तो फिर कह रहा है कि भाई अगर लेजिस्लेचर की इंटेंट दूसरा है तो अपनी तरफ से आप इंडक्शन ना करें,
अपनी तरफ से किसी चीज़ को उसमें शामिल ना करें। बैंकिंग कंपनीज में अगर जो है अगर लेजिस्लेशन ने किसी चीज़ को एक्सक्लूड किया है या लेजिस्लेशन ने उस चीज़ को इंटेंशनली शामिल नहीं किया है, तो उसको आप इंडक्ट अपनी तरफ से ना करें, बल्कि होल क्या है प्रिंसिपल्स को देखें, इंटरप्रिटेशन को, इसके बाद ही आप अपनी इंडक्शन कर सकते हैं। तो ये जनाब था क्या रूल ऑफ एजुजडम जनरस। इसको आप एक मरतबा देख लें, अगर समझ नहीं है क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं, इसी तरह की लेक्चर अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। उसी के साथ इंटरप्रिटेशन के जो प्लेलिस्ट है वो भी ज़रूर विज़िट करें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।